नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग यूपी एसएससी पेट के लिए हम लोग पढ़ रहे थे मेडुअल हिस्ट्री, और मेडुअल में हिस्ट्री में हमने लोधी वंश पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने लास्ट फैक्ट देखा था कि आगरा की स्थापना किसने की थी। तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी? तो 1504 ईस्वी में किया था, ठीक। अब उससे आगे आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, खतौली का युद्ध एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि खतौली का युद्ध निम्न में से किन किन के बीच हुआ था। तो आप याद रखेंगे, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1518 ईस्वी में हुआ था, और इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। देखिए, बाबर के आक्रमण करने से पहले, ये समय कब का है? 1518 का, ठीक। बाबर आक्रमण कब करता है? तो बाबर आक्रमण करता है 1526 ईस्वी में, ठीक। और उससे पहले इब्राहिम लोदी, जैसे इब्राहिम लोदी का एक चाचा था दौलत खां लोदी, ठीक। और ये राणा सांगा, ये दोनों लोगों ने बाबर को इनवाइट किया, कहा कि आप आइए और भारत पे आक्रमण करिए, और आक्रमण करने के बाद भारत जो राज्य जीत के आप हमें दे दीजिए। वो ये लोग भूल गए कि आखिर बाबर ऐसा करेगा क्यों। आगे इतना मेहनत करके अपने सैनिकों का जान जोखिम में डाल के वो भारत को जीतेगा, और जीत के आपको क्यों दे देगा? वो अपने पास ही रखेगा। क्योंकि जिस समय भारत पर आक्रमण किया था बाबर, उस समय बाबर की स्थिति बड़ी दयनीय थी, क्योंकि अरब अरब में बाबर का कुछ रह नहीं गया था शेष, क्योंकि वो निष्कासित कर दिया गया था अपने साम्राज्य से। तो ऐसा कहीं ठिकाना ढूंढ रहा था जहां पे वो आराम से अपने सैनिकों का भरपेट भोजन दे सके, क्योंकि बड़ी तंगहाली थी उस समय बाबर की। तो 1526 में वो आक्रमण करता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। उसी युद्ध में क्या करता है? इब्राहिम खां लोदी को हराता है ये, और बाबर भारत पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो यही दो लोग ऐसे थे, महाराणा सांगा और दौलत खां लोदी, जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया था, ठीक। और उसी में एक अगला फैक्ट है कि नाप का पैमाना किसके समय में आरंभ किया गया था? तो नाप का पैमाना जो गज ए सिकंदरी है, यह सिकंदर लोदी के समय में आरंभ किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गज ए सिकंदरी नामक नाप का पैमाना किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी से संबंधित है, ठीक। और सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना हुई है, और सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बड़ा ही शौकीन था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सल्तनत काल में कि कौन सा शासक शहनाई सुनने का बड़ा शौकीन था? तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी था। और सिकंदर जो लोदी है, वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी लिखता था, ठीक। और सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात यानी कि संपत्ति कर, जकात का मतलब क्या है? संपत्ति कर समाप्त कर दिया था, ठीक। और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बनवाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे फिरोज तुगलक ने की थी। किसकी याद में की थी? तो अपने चचेरे भाई जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम क्या था? तो जौना खां था। आप इसे याद रखेंगे, ठीक। हमारा अगला है कि जौनपुर राज्य का संस्थापक मलिक सरवर, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। तो आप इसे याद रखेंगे, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जौनपुर के संस्थापक कौन था? तो मलिक सरवर था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो आप बताएंगे फिरोज तुगलक ने, ठीक है। हमारा अगला है कि सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु सन 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शासक जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया? तो बहलोल लोदी ने बना लिया था। कब बनाया था? तो 1479 ईस्वी में। आप इसे इस डेट को भी याद रखेंगे और शासक को भी याद रखेंगे जिसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था, ठीक। इब्राहिम शाह सरकी जो था, इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1402 से 1440 ईस्वी तक।
और जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? इब्राहिम शाह सरकी था। इसका कार्यकाल कब से है? तो 1402 ईस्वी से 1440 ईस्वी तक। ठीक। और इब्राहिम शाह सरकी ने विद्वानों को प्रश्रय दिया और इसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर को भारत का सिराज नाम से विख्यात है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि भारत के सिराज नाम से किसे जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे जौनपुर को जाना जाता है और जौनपुर में ही अटाला मस्जिद है, आप इसे भी याद रखेंगे। 1420 ईस्वी में आदिल शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के समय में कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था और इसका शासनकाल 1420 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक था। ठीक। और उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो याद रखेंगे जैन उल आबेदीन। क्या नाम है इनका? तो जैन उल आबेदीन को कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसका शासनकाल कब से है? तो 1420 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक है इसका कार्यकाल। ठीक। और बूलर झील में जौना लंका जौनुक लेक नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबेदीन ने ही करवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बूलर झील में जौना लंका या जौनुक लेक यानी द्वीप का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन उल आबेदीन ने करवाया था। ठीक। और इसने जजिया कर को भी समाप्त किया था। ठीक। अब देखते हैं कुछ राज्य हैं उसके संस्थापक हैं और उसके राजवंश देख लेते हैं। तो बरार राज्य का संस्थापक कौन था? तो बरार राज्य का जो संस्थापक था वह फतेह उल्लाह इमाद शाह था और यह किस वंश का था? किस राजवंश का था? इमाद शाही वंश का था। उसी तरीके से बीजापुर का संस्थापक कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह था जो आदिल शाही वंश का था। उसी तरीके से अहमदनगर, आपसे क्वेश्चन पूछेगा अहमदनगर का संस्थापक कौन है? आप बताएंगे मलिक अहमद होता है और यह किस राजवंश से संबंधित था? तो निजाम शाही राजवंश से संबंधित था। उसी तरीके से गोलकुंडा के संस्थापक कौन है? तो कुली कुतुब शाह थे और यह किस वंश से संबंधित है? तो कुतुब शाही वंश से संबंधित है। उसी तरीके से बीदर के संस्थापक कौन है? तो अमीर अली बीदर थे और यह बीदर शाही वंश के संबंधित है। ठीक है। हमारा अगला है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1333 ईस्वी में की थी। ठीक। किसने किया था? तो विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। ठीक है। इन्होंने 1336 ईस्वी में की थी और विजयनगर साम्राज्य के 4 वंशों में संगम वंश, ठीक, जिसका कार्यकाल 1336 से 1485 ईस्वी, फिर है सालू वंश, ये 1485 से 1505 ईस्वी तक, तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक और अरावडी वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। आप इसे याद रखेंगे। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन कौन थे? तो आप बताएंगे हरिहर और बुक्का। ये दोनों क्या थे? दोनों भाई थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक। और 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। तो बुक्का की मृत्यु कब हुई थी? तो 1377 ईस्वी में। उसके बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय जो था वह सिंहासन पर बैठा और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। और कृष्णदेव राय का शासनकाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। ये विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे। कृष्णदेव राय जो थे वह विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे और इन्हीं के शासनकाल में तेलुगु के 8 महान कवि, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था, इनके कार्यकाल में, इनके राज्य में रहते थे। इनका शासनकाल कब से कब तक है?
तो 1509 से 1529 ईस्वी तक, ठीक। और इनके युग को, कृष्णदेव राय के शासनकाल को साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, सुशोभित करते थे। और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप बताएंगे कृष्णदेव राय को कहा जाता है। और कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना जो है अमुक्त माल्याद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना का नाम बताइए, तो आप बताएंगे अमुक्त माल्याद, ठीक। और यह किस भाषा में थी? तो तेलुगु भाषा में थी, जो 5 महाकाव्यों, तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक थी, ठीक। और कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक राज्य की स्थापना की। इसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो आप बताएंगे डोमिगो पायस ने की थी, ठीक। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में उसने लिखा था, उसमें उसने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। देखिए, बाबर आक्रमण कब करता है भारत में? 1526 में। कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1509 से 1529 ईस्वी तक। 1529 ईस्वी तक कृष्णदेव राय का शासनकाल है। तो जाहिर सी बात है, जब बाबर आक्रमण करता है उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। तो बाबर कहता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय है, ठीक। और 1565 ईस्वी में तालीकोटा, ये बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया, और इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं हुआ था? तो आप बताएंगे बरार शामिल नहीं था, ठीक। बाकी सभी शामिल थे, गोलकुंडा, बिदर सभी शामिल थे, बस बरार शामिल नहीं था, ठीक। और याद रखेंगे तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक। और होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि होयसल राजवंश की राजधानी कहां है? तो द्वार समुद्र है, ठीक। और यह वर्तमान में कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। और हम्पी के खंडहर, जो वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। और जो हम्पी है जो है, यह विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। और विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। कहां पे? तो हम्पी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विरूपाक्ष मंदिर किसके कार्यकाल में बना था? तो आप बताएंगे विजयनगर कार्यकाल में बना था, ठीक। और विरूपाक्ष मंदिर कहां पे अवस्थित है? तो कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है, ठीक। और वहीं विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने 1509 अब से, इनका कार्यकाल कब से कब है? तो 1509 से 1529 ईस्वी में करवाया था, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विट्ठल मंदिर कहां पे है? तो आप बताएंगे हम्पी में। हम्पी कहां है? तो कर्नाटक में। और इस विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था, ठीक। प्रशासनिक विभाग और इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न है। देखिए, यहां से बड़ा क्वेश्चन पूछेगा कि दीवान ए मुस्तखराज किस विभाग से संबंधित है? तो आप बताएंगे राजस्व विभाग से संबंधित है। और इसका संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक। उसी तरीके दीवान ए रियासत किस विभाग से संबंधित था? तो बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था। इसका संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक। अमीर ए कोही का संबंध किससे था? तो कृषि विभाग से था। और इसका संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। यही मोहम्मद बिन तुगलक है
जो पूरे सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन इसकी सारी योजनाएं विफल हो गई थी। 3 इसकी योजनाएं थी, एक तो राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, और इसने बंदगान मतलब दीवान ए बंदगान, ये बहुत बहुत क्या करता ना, जो गुलाम होते थे उनको बड़ा रखता था। ये यही इसकी नीतियां थी जो इसकी असफलता का कारण था। बाकी ये अगर बात किया है तो सबसे बड़ा विद्वान शासक है, ठीक। और उसी तरीके से मुगल काल में बात किया जाए तो मुगल काल में हुमायूं सबसे पढ़ा लिखा था, और हुमायूं एक ऐसा शासक था जो जो क्या मानते हैं कि वो जो नक्षत्रों में ग्रहों में बड़ा विश्वास करता था, तो इसलिए वो हर दिन हर रंग के कपड़े पहनता था। मतलब शनिवार को कुछ और रंग के कपड़े, रविवार को कुछ और रंग के कपड़े, इस तरीके के पहनता था, ठीक। तो दीवान ए अमीर को ही का विभाग किससे संबंधित था, तो कृषि से संबंधित था, और इसका संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। उसी तरीके से दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात क्या था, एक दान विभाग था। इसकी स्थापना किसने किया था, तो फिरोज तुगलक ने किया था। उसी तरीके से दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान का स्थापक कौन था, तो फिरोज तुगलक था, और ये फिरोज तुगलक था, इसे आप याद रखेंगे, ठीक। और हमारा अगला है दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज किसने स्थापित किया था, तो दीवान ए अर्ज बलबन ने स्थापित किया था, और यह किससे संबंधित था, तो सेना विभाग से संबंधित था। और दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। उसी तरीके से दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। उसी तरीके से दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत किससे संबंधित था, तो दीवान ए वजारत भी वित्तीय मामलात से संबंधित था, आप इसे याद रखेंगे, ठीक। और अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह जिसका कार्यकाल 1242 से 1246 ईस्वी के था, इसके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित है, तो आप बताएंगे अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक। और अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था, ठीक। और मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने। किसके विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है कि दोहरा गुंबद यह किसने बनवाया था, तो सिकंदर लोदी ने। अष्टभुजीय मकबरा किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने, ठीक। उसी तरीके से जहांगीर महल कहाँ है, तो अकबर ने बनवाया था। फिर गोल गुंबद किसने बनवाया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है, आप याद रखेंगे सासाराम, सासाराम कहाँ है, तो बिहार में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो आप बताएंगे बिहार के सासाराम में अवस्थित है, ठीक। और अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो ने प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म 1253 ईस्वी यानी 531 हिजरी में उत्तर प्रदेश के कासगंज, कई बार पूछा गया आपसे, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो आप बताएंगे कासगंज जिले के पटियाली नामक गांव, पटियाली नामक जगह पे हुआ है। और खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है, ये भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला है अमीर खुसरो की रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह जिसको तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना था, आसिका बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसिका, और नूह सिपीहर और तुगलक नामा है, ठीक है। इसकी प्रमुख रचनाएं में कौन कौन से हैं, तो मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, आसिका, नूह सिपीहर और तुगलकनामा प्रसिद्ध है। इसमें से दो आप जरूर याद रखेंगे, आसिका और तुगलकनामा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक। और खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था, ठीक। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी का जन्मदाता या हिंदी शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को ही माना
जाता है। और जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना निम्न में से किस विद्वान ने की थी, तो आप बताएंगे जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। और संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था, ठीक। और राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा या संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा या संगीत राज नामक ग्रंथ का प्रणयन किसने किया था, तो राणा कुंभा ने किया था। और तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्करण किस नाम से लिखा है, आप बताएंगे फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से लिखा है। और कबीर का जन्म 1398 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी, यानी 1398 में इनका जन्म हुआ और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे, ठीक। सबद साखी और रमैनी कबीर की रचनाएं हैं। गुरु नानक का कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1469 से 1539 ईस्वी तक। ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किस शासन के कार्यकाल में की थी, तो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में किया था, ठीक। हमारा अगला है कि मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी, ठीक। और नामदेव बरकारी संप्रदाय से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नामदेव किस संप्रदाय से संबंधित है, बरकरी या वरकारी। कहीं कहीं वरकारी भी देखा जाता है, कहीं कहीं वरकरी देखा जाता है, ठीक है। तो नामदेव वरकरी संप्रदाय से संबंधित है। और सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के, ठीक। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। हमारा अगला है कि तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिसमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका सर्वोत्तम है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है, या विनय पत्रिका की रचना किसने की थी, तो गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। और तुकाराम का काल 1608 ईस्वी से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तुकाराम वारकरी संप्रदाय से संबंधित है, यहाँ पे आगे ना वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। और चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी, नाम क्या है इनका, तो अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाली चिश्ती ने की थी। किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चिश्तिया सूफी मत की स्थापना किसने की थी, आप बताएंगे अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य अबू अब्दुल्ला चिश्ती ने की थी, ठीक। लेकिन भारत में इसका सर्वप्रथम प्रचार प्रसार किसने किया था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, ठीक। हमारा अगला है कि शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गजशंकर ने, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, और शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में अवस्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस सूफी संत का दरगाह जो है दिल्ली में अवस्थित है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। और 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी, ठीक। और निजामुद्दीन औलिया महमूद ए इलाही और सुल्तान उल औलिया के नाम से प्रसिद्ध थे। और कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी थे, ठीक। और नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंद ने की थी, ठीक। हमारा अगला है कि सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस सूफी संत ने कृष्ण को, भगवान कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है? तो शाह मोहम्मद गौस ने किया है। और सूफी संतों के निवास के स्थान को खानकाह कहते हैं। किसे कहते हैं? खानकाह। खानकाह क्या होता है? जहां पे सूफी संत निवास करते हैं वहां के स्थान को क्या बोला जाता है? तो खानकाह नाम से जाना जाता है। और प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? आप बताएंगे रसखान ने की थी। और 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ठीक, 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलम में पद्मावत का हिंदी साहित्य में संपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अखरावट या आखिरी कलम की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने ही किया था। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट। आपके पेट में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सल्तनत काल से, वो सभी मैंने करा दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, इस तरीके से आपका मुगल साम्राज्य जैसे ही खत्म हो जाएगा, आपका एंशिएंट और मेडिवल दोनों समाप्त हो जाएगा। यानी यूपीएसएससी पेट में आपका 5 नंबर की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आराम से ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आपका हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। इसको आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।